bum bush, bum bum bush, bum bum bush, bush, bum bum bush, bush. रूही, bum, मीरा, bum, बचाओ bush, मुझे, bush. बचाओ। क्या होता है जब रात के ठीक 12 बजे मौत खुद एक काले ताबूत में। क्या हमें सच में उन 4 आदमियों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना है जो रात के 12 बजे अपने कंधे पर एक ताबूत लेकर इस जंगल में घूमते हैं? हाँ माया, ऐसा माना जाता है कि वो 4 आदमी जो बहुत हट्टे-कट्टे और खतरनाक हैं, वो हर शनिवार की रात इस जंगल में अपने कंधे पर एक ताबूत को लेकर घूमते हैं, जिसका रंग बेहद काला होता है। तो हम करने क्या वाले हैं? क्या तुमने कुछ सोचा भी है? मैं अपने इस कैमरे को इस पेड़ पर अच्छे से लगा दूंगी छुपाकर, ताकि उन लोगों की नजर एक कैमरे पर ना पड़े, और यहीं पर हम इन झाड़ियों में छुपकर उन्हें देखेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग जाऊं। और एक बात अपने दिमाग में बैठा ले। माया बेचैन आंखों से रूही को देखने लगी। उसके मन में ये सवाल घूमने लगे कि आखिर ऐसी क्या बात बताने वाली है रूही। मैं कैमरा इस पेड़ पर लगा दूंगी और हम दोनों इन झाड़ियों में छुप जाएंगे। और याद रहे, जब वो 4 आदमी अपने कंधों पर ताबूत लेकर आएंगे, तो तुम्हें ऐसा मन होगा कि ये से निकलकर बस अपने गांव भाग जाऊं, अपने घर भाग जाऊं। लेकिन ये गलती मत करना। अगर उन लोगों में से किसी एक ने भी तुझे गलती से भी देख लिया, तो बहुत बुरा हो सकता है, जिसकी हम और तुम तो क्या, इस गांव में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। माया के हाथ पैर कांपने लगे। उसका मन अभी भी इन सब के लिए नहीं मान रहा था। ठीक है रूही, मैं समझ गई। तुम अब बस जल्दी से ये कैमरा को पेड़ पर लगा दो। रूही पीछे और पेड़ पर उस कैमरे को लगाने लगी। आसमान में हल्की बिजली कड़क रही थी, मानो आसमान भी उदास होकर उन्हें यहां से चले जाने को बोल रहा हो। रूही, हुआ क्या? तूने कैमरा लगाया? तभी जंगल में कुछ दूर से आवाज आने लगी। Bum bum bush, bum bum bush. रूही, क्या हुआ? जल्दी कर, उन लोगों की आवाजें आ रही है। हाँ, बस हो गया, थोड़ा और बाकी है। Bum bum उन लोगों की आवाजें अब और ज्यादा करीब आ चुकी थी। bush, माया डर से कांप रही थी। bum bum bush, bum bum bush. रूही, क्या कर रही है? जल्दी कर, वो लोग बहुत करीब आ चुके हैं। मैं क्या करूं? ये हो ही नहीं रहा है। कैमरे को छोड़, चल जल्दी छुपने। माया ने पीछे देखा। वो 4 लोग थे। कंधों पर एक काला रंग का ताबूत। वो इतना काला था Bum कि इतने गहरे अंधेरे में भी उसका रंग साफ काला दिख रहा था। bush. हो गया क्या? चल जल्दी। वो दोनों रूही और माया पास की झाड़ियों में जाके छुपकर उन 4 आदमियों को देखने लगी। Bum bum bush, bush. Bum bum bush, bush. Bum bum bush, bush. झाड़ियों के पीछे छिपी माया का सब्र का बांध टूट गया। Bum उन 4 आदमियों के भारी और डरावने कदम जैसे ही उनकी झाड़ी की तरफ बढ़े, माया के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। खौफ उसके दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हुआ कि वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए झाड़ी से बाहर निकली और गांव की तरफ भागने लगी। माया, रुको, मत भागो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सूखी पत्तियों पर माया के भागने की आवाज गूंज उठी। उन 4 कद्दावर आदमियों में से एक ने पलक झपकते ही अपनी गर्दन घुमाई। उसकी रफ्तार किसी इंसान जैसी नहीं थी। एक पल में वो पेड़ के पास था और अगले ही पल वो माया के ठीक पीछे पहुंच गया। उस आदमी ने अपना भारी बर्फ जैसा ठंडा हाथ बढ़ाया और माया के लहराते बालों को पीछे से दबोचा। छोड़ो मुझे, रूही, मीरा, बचाओ मुझे, बचाओ। माया जमीन पर गिर पड़ी।
उस डरावने आदमी ने बिना कोई रहम दिखाए माया का पैर पकड़ा और उसे उस काले ताबूत की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। माया के हाथ पैर जमीन पर रगड़ रहे थे। वो झाड़ियों और पत्थरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी की ताकत के आगे सब बेकार था। मिट्टी पर माया के घिसटने की एक लंबी लकीर बनती जा रही थी। बाकी के 3 आदमी वहीं खड़े होकर अपनी उसी भारी आवाज में मंत्र पढ़ते रहे। Bum bum bush. Bum bum bush. Bum bum bush. झाड़ी में दुबकी रूही ने डर के मारे अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया ताकि उसकी चीख न निकल जाए। उसकी आंखों के सामने उसकी सहेली को वो लोग घसीटते हुए ले गए और उस काले ताबूत के पास ले जाकर अंधेरे में गायब हो गए। अब जंगल में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा और भी ज्यादा डरावना था। रूही की हिम्मत नहीं थी कि वो झाड़ी से 1 इंच भी हिले। उसे डर था कि अगर वो बाहर निकली तो वो ताबूत उसके लिए भी वापस आ जाएगा। वो झाड़ी के अंदर ही घुटनों को छाती से सटाकर बैठ गई। आसमान में बिजली कड़क रही थी और हर कड़कड़ाहट के साथ मीरा का शरीर कांप उठता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बस एक ही दुआ करने लगी। बस किसी तरह सुबह हो जाए, सूरज निकल आए। रात का एक एक मिनट रूही के लिए 1 साल की तरह बीत रहा था। जंगल के जानवरों की आवाजें, हवा से हिलते पेड़ों के साए, सब उसे अपनी मौत जैसे लग रहे थे। वो रो रही थी, पर बिना आवाज किए। उसने पूरी रात जागकर घुट घुट कर सुबह होने का इंतजार किया। धीरे धीरे आसमान का काला रंग हल्का पड़ने लगा। चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हुई और सूरज की पहली किरण ने जंगल के उस खौफनाक अंधेरे को चीर दिया। सुबह होते ही मीरा झाड़ी से बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मिट्टी से सने थे और आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। वो पागलों की तरह हांफते हुए गांव की तरफ भागी। भागते भागते कई बार गिरी, पर बिना रुके उठकर भागती रही। जैसे ही वो गांव की सीमा में पहुंची, गांव के कुछ लोग कुएं पर पानी भर रहे थे और कुछ बुजुर्ग नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। रूही को इस हालत में आते देख सब हैरान रह गए। अरे, ये रामू की बेटी रूही को क्या हुआ? ऐसे बदहवास क्यों भाग रही है? रूही गांव के चौक पर आकर सीधे जमीन पर बैठ गई। वो बुरी तरह हांफ रही थी और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। गांव की कुछ औरतें दौड़कर आईं और उसे पानी दिया। रूही, शांत हो जाओ बेटी। क्या हुआ है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और माया कहाँ है? तुम दोनों तो कल शाम से गायब हो। रूही ने पानी का गिलास पकड़ा, लेकिन उसके हाथ इस कदर कांप रहे थे कि पानी जमीन पर गिर गया। उसने रोते हुए मुखिया के पैर पकड़ लिए। मुखिया जी, अनर्थ हो गया। माया को वो ले गए। कौन ले गए? साफ साफ बताओ। कल रात हम दोनों जंगल गए थे। वो कहानी सच है मुखिया जी। रात के ठीक 12 बजे वो 4 हट्टे कट्टे और भयानक आदमी अपने कंधे पर वो बिल्कुल काला ताबूत लेकर आए थे। वो इंसान नहीं थे, वो कुछ अजीब बोल रहे थे। गांव के लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। माया डरकर भागने लगी, तो उनमें से एक ने माया को पकड़ लिया। उसने माया को बेरहमी से जमीन पर घसीटा। वो चिल्लाती रही, पर वो उसे घसीटते हुए उस काले ताबूत के पास ले गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं पूरी रात झाड़ी में छुपकर सुबह होने का इंतजार करती रही। मुखिया जी, मेरी माया को बचाइए, वो लोग उसे मार डालेंगे। रूही की बात सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। बुजुर्गों के चेहरों पर एक पुराना छुपा हुआ डर उभर आया, मानो उन्हें पता था कि अब गांव पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। गांव के मुखिया और बुजुर्ग अब क्या करेंगे? क्या वो जंगल जाने से मना कर देंगे, क्योंकि वो उस ताबूत का पुराना राज जानते हैं?
या गांव वाले हथियार उठाकर जंगल की तरफ बढ़ेंगे। इन्हीं सब बातों बातों में कब शाम ढल गई और रात ने पूरे गांव को अपनी काली चादर में ढक लिया, किसी को एहसास ही नहीं हुआ। गांव की गलियां जो कुछ देर पहले लोगों की आवाजों से भरी थीं, अब एक अजीब सन्नाटे में डूबी हुई थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी और ठंडी हवा खिड़कियों की दरारों से सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। लेकिन उस रात सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी के दिल में थी तो वो रूही थी। रूही अपने कमरे में आईने के सामने बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। कमरे में बस एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिसकी धीमी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी, जैसे वो काफी देर से रो रही हो। वो लगातार आईने में खुद को देखे जा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही खौफनाक मंजर घूम रहा था। माया की चीखें, उसका मदद के लिए पुकारना, और वो 4 डरावने आदमी। रूही ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कानों में अब भी वो भारी आवाज गूंज रही थी। Bum bum bush. Bum bum bush. अचानक उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से अपने चेहरे को छुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी उसी जंगल में फंसी हुई हो। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था, ऐसा डर जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटी, दरवाजा खोल। रूही, दरवाजा खोल बेटा। रूही कुछ पल तक चुप बैठी रही, जैसे उसने आवाज सुनी ही ना हो। उसकी सांसें तेज चल रही थी। फिर उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने उसकी मां खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनके हाथ में दूध का एक गिलास था, जिसमें से हल्की हल्की भाप उठ रही थी। उन्होंने रूही को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी हालत देखकर एक पल के लिए उनका दिल कांप उठा। रूही की आंखें लाल थीं, चेहरा उतरा हुआ था और डर अब भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी मां बिना कुछ बोले कमरे के अंदर आई और दूध का गिलास पास रखी टेबल पर रख दिया। फिर धीरे से रूही के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना। तुमने तो माया को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो इतनी डर गई थी कि उसने अपना आपा ही खो दिया और वहां से भागने लगी। रूही की आंखें भर आईं। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन माँ, अगर मैं उसे वहां लेकर ही ना जाती तो शायद आज वो हमारे साथ होती। वो तो पहले से ही डर रही थी। उसने कई बार मना भी किया था, लेकिन मैंने ही उसे जबरदस्ती मनाया। मैंने ही कहा था कि हमें सच पता करना चाहिए। इतना कहते कहते रूही की आवाज कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर माया के साथ कुछ हो गया ना माँ, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसकी मां ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। शांत हो जाओ बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, माया को कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कहते वक्त उनकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी डरी हुई हो, जैसे वो उस काले ताबूत का सच जानती हो। रूही ने धीरे से अपनी मां की तरफ देखा। माँ, क्या गांव वाले सच बोलते हैं? क्या सच में उस ताबूत से जुड़ा कोई श्राप है? ये सवाल सुनते ही उसकी मां का चेहरा अचानक बदल गया। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। रूही की मां ने तुरंत खिड़की की तरफ देखा और फिर घबराकर धीरे से बोली, कुछ बातें जितनी छुपी रहें, उतना ही अच्छा होता है बेटा।
रूही हैरानी से अपनी मां को देखने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मां उससे कुछ छुपा रही हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछती, अचानक कमरे की लालटेन एक पल के लिए बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रूही डरकर अपनी मां के पास आ गई और तभी कमरे के कोने से किसी के धीमे धीमे सांस लेने की आवाज आने लगी। रूही और उसकी मां दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। लालटेन फिर से जली, लेकिन कमरे के कोने में मिट्टी से सने पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसे निशान जैसे कोई अभी अभी जंगल से चलकर उनके कमरे में आया हो।